सात पर तब जब हम लोग गए थे, कुछ हमारे उम्मीदवार गए थे, कुछ मतदाता गए थे, वहां पर दिख रहा है कि खुले तौर पर ऐसी चिट्ठी निकल रही साहब, ऐसी आप देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से फोकस करें आप चिट्ठी के ऊपर। 6 के तहत आर्टिकल 126 के तहत एक्ट 1951 के तहत ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। क्रिमिनल ऑफेंस है नहीं, जो भी अगर कोई चिन्ह दिखाया या तो स्पष्ट तौर पर चिन्ह दे रहे थे वहां पर, और इसके वीडियोस है, फोटोस है, और हमारे पास प्रूफ है, ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, अनगिनत प्रूफ है हमारे पास जिन्होंने दिया, और वो हमारे पास एक गवाह के तौर पर हमारे पास है, वीडियोस है जो गवाह के तौर पर रियल है, उसका लगे तो आप उसको वो वीडियोस को चेक करना, ऑथेंटिसिटी चेक करना तो चेक कर सकते हैं, उसको ये नहीं बोल सकते अमेंडेड है करके, ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं उस वीडियो की। हमारे साथ या लोकसभेमधला मी एक उमेदवार आहे, 23 नंबरला माझा रोल नंबर होता, मला तुम्हाला एवढं सांगायचं आहे की आम्ही या देशाच्या लोकशाहीमध्ये आपण सर्व स्वतंत्र लोक आहोत, आणि या देशामध्ये लोकशाही पुनर्स्थापित व्हावी आणि त्या पद्धतीने या देशात काम व्हावं म्हणून आपण सर्वांनी प्रयत्न करत आहे, आणि प्रत्येक जण एक खारीचा वाटा एक नागरिक म्हणून आपण लोकांनी ते केलेलं आहे। या देशामध्ये आपण लोकशाहीच्या माध्यमातून दर 5 वर्षांनी मतदानाची प्रक्रिया लावतो। यामध्ये कसं आहे की अतोनात पैसा खर्च करत आहे, ज्याचं लिमिट त्यांनी 95 लाख दिलं आहे, पण जर तुम्ही एक बाजू जर दुसरी पाहिली तर तुम्ही खरंच पहा या मोठ्या पक्षाच्या लोकांनी 95 लाख पर्यंत खर्च केला आहे, तुम्हाला त्याच्यापेक्षा काही लिमिटच्या वर त्यांनी पैसा दिलाय, आणि सी विजिल नावाची ऍप म्हटले आहे या इलेक्शन कमिशनने। या इलेक्शन कमिशनला आम्ही 19 तारखेला सी विजिलवर कंप्लेंट केल्यानंतर त्याचं तात्काळ रिप्लाय नाही, 100 मिनिटांमध्ये तुम्हाला त्याचं सोल्युशन मिळेल, अशा कंप्लेंट केल्यानंतर आज पर्यंत ना त्याचा एक साधा कुठला रिप्लाय आहे, ना त्याच्या संबंधित कुठलं पत्र आहे, ना आजपर्यंत ना कुठलाही कम्युनिकेशन हे जे आहे इलेक्शन कमिशनच्या माध्यमातून किंवा रिटर्निंग ऑफिसरच्या माध्यमातून आमच्या कुठल्याही व्यक्तीला त्याबद्दल कुठलंही आमचा काही सादरपत्र द्या ना, तुमच्या तक्रारीवर आमची चौकशी झाली आहे, या दिवसात ही प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर म्हणजे आम्ही सामान्य कुटुंबातून कंप्लेंट नंबर आलाय, पण सीबीजीचं काय म्हटलं की आम्ही 100 मिनिटांमध्ये त्याच्यावर कारवाई करू, त्या लोकेशनला पोहोचू, तर त्यांनी ती प्रक्रिया राबवली आहे। आम्ही खूप जणांनी वेळेवरती तक्रार केलेली आहे, पण तरीही तिथे रिटर्निंग ऑफिसर यांनी त्याच्यावर तात्काळ कॉग्निझन्स घ्यायला पाहिजे होतं, पण त्यांनी घेतलं नाही। आपण सामान्य लोक आहे, या देशाचे नागरिक म्हणून आपण एक लोकशाहीचा भाग झालोय आणि इलेक्शन मध्ये आपण पार्टिसिपेट करू, ही लोकशाही पुनर्स्थापित व्हावी, या देशाचं स्वातंत्र्य बहाल राहावं, पण असं झालंय। मैं लोकसभा उम्मीदवार एडवोकेट सूरज मिश्रा। एक्चुअली सबसे पहले इन्होंने जो आचार संहिता का जो उल्लंघन किया था उसमें सबसे पहले कंप्लेंट मैंने की थी। जैसे उनकी इस हैंडबुक के अनुसार हमको जिला कलेक्टर ने बताया था कि किसी भी प्रकार की कटआउट लगाने की आपको परमिशन नहीं है, बल्कि आप सभी ने और सभी नागरिकों ने देखा कि कटआउट का जो है भरपूर इस्तेमाल किया गया मात्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दूसरे किसी पार्टी के हमको कटआउट देखे नहीं गए, लेकिन कटआउट पूरी जगह घूम रहे थे। दूसरी बात हमको बताया गया कि एक हैंडबुक के द्वारा कि आपको सिर्फ एक ही पोंगा लगाने का परमिशन है, वो भी आपको पुलिस परमिशन नहीं। तो आपने देखे होंगे माननीय नितिन जी गडकरी जो है उनके गाड़ियों पे 4 पोंगे लगे हुए थे, जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे पूरे लगे हुए थे, आप लोगों ने सबने देखा। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इसकी पहली कंप्लेंट मैंने पहले ही दिन कर दी थी, जब हमको परमिशन नहीं मिल रही थी उसी दिन मैंने कंप्लेंट कर दी थी। उसका 19 तारीख को जब मैं मॉर्निंग में गया तो बूथ पर इस प्रकार की मशीन लगी हुई थी। जब मैं वहां तक गया तो जब रिटर्न में आया तो ये पूरे नागपुर शहर में इस प्रकार की मशीन लगी हुई थी, तो मैंने जाकर के बूथ का स्वयं निरीक्षण किया। तो आप देख सकते हो कि बूथ में से इस प्रकार की चिट्ठियां निकल रही थी, इस प्रकार की चिट्ठियां निकल रही थी। तो मैंने ये मशीन वहां से उठाकर हमारे शांति नगर झंडा तक प्रयत्न करते ये ऐसी मशीन लाई, और उसके बाद में मैंने पूरे बूथ का निरीक्षण किया। करीब 1:30 बजे के करीब शांति नगर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट की गई, जहां से हमको ये रिप्लाई मिला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आपको यदि कंप्लेंट करना है तो आप चुनाव आयोग को कंप्लेंट कीजिए। हम गए चुनाव आयोग के पास 5:30 बजे, लेकिन दिन भर एक केस चलता रहा। करीब 30 बूथों का निरीक्षण मैंने किया, मेरे पास पूरी इमेज है, हर जगह की पूरी वीडियो बनाई गई है कि इस मशीन का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया।
पुलिस स्टेशन में जमा भी जरीकोटा पुलिस स्टेशन में 4 जमा भी किया। तो उसके बाद में करीब 5:30 बजे जा करके जिला अधिकारी को इसकी कंप्लेंट की गई है, बाकायदा मशीन उनके सामने रखी गई, उनको ऑन प्रूफ सब कुछ दिखाया गया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये लोकशाही देश है या तानाशाही देश है? अगर ये लोकशाही देश है तो ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। एक आम आदमी यदि आप सत्ता में बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरी सत्ता आप ही चलाओगे, तो लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगा। लोकशाही का सीधा सीधा उल्लंघन है, आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है, और लोगों की लोकशाही की, लोग जो वोटिंग जो दे रहे थे उनके उनसे संवैधानिक हक छीना गया। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें नितिन गडकरी का फोटो है और लोकसभा लिखा हुआ है, यही वाला सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा था इस मशीन से। वो नाम डालते थे वहां पे बूथ पे जो बैठे थे और सीधा ये मशीन से प्रिंट निकल के आती थी। तो ये सॉफ्टवेयर की भी जांच होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसे बना। आज ये सॉफ्टवेयर बनाने में लाखों रुपए लगे होंगे, तो ये लाखों रुपए का हिसाब दिया क्या उन्होंने? नागपुर लोकसभा उम्मीदवार। मेरा मुद्दा ये है कि कलेक्टर साहब ने बोले थे 22 लाख लोग वोट कर सकते हैं और खाली 6-7 लाख लोगों ने वोट किए। मैं ये पूछना चाहता था प्रशासन के बाकी वोट कहाँ है? आधे से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट से लाए, मेरे खुद के मम्मी का नाम नहीं था लिस्ट में, भाव के मम्मी का नाम नहीं था लिस्ट में, भाव का खुद का नाम नहीं था लिस्ट में, अपने पूरी लिस्ट निकाल के नाम निकाल लेना। मुझे ऐसा लगता है प्रशासन मिलके किसी एक पार्टी को हेल्प कर रहा है, तो इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आज यहाँ पर हम यह पत्रकार परिषद ले रहे हैं, यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दे के आधार पर हम पत्रकार परिषद ले रहे हैं। जिस प्रकार से 17 तारीख को आचार संहिता को लगा दिया गया था शाम को 6 बजे, 6 बजे के बाद में आचार संहिता के नियमों के अनुसार हम किसी भी पार्टी का नाम, कैंडिडेट का फोटो, पार्टी का सिंबल या कैंडिडेट का नाम हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी जब चुनाव का जो दिन था उस दिन 2105 बूथों के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने मशीनें लगाई और एक बूथ पर मिनिमम 5 मशीनें थी। जिस प्रकार से मिश्रा जी ने बताया, यह एक बूथ पर 5 मशीनें थी। यह मशीनों की तैयारी करने के लिए लगभग 1 महीने का समय लगा होगा। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद में वह सॉफ्टवेयर में वह जो मतदाता है, मतदाता के ईपिक नंबर को डालने के बाद में उसमें से वह मैनिपुलेट होता था और यह इस प्रकार से चिट्ठी निकली। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैंने खुद इसके ऊपर में कार्रवाई की। हमने नागपुर के मैक्सिमम बूथों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के बूथों के ऊपर में इसका सर्वेक्षण किया और यह करते समय में मुझे एक बात का अंदाजा हुआ कि जब यह करते समय में हम पुलिस प्रशासन के लोगों को हमने बुलाया तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने किसी भी प्रकार से उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और यह करने के बाद में कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हमें मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से इसका कोई विरोध करते हुए हमें नजर नहीं आया। उसके बाद जब मिश्रा जी जब कलेक्टर ऑफिस में गए तो उसके पहले मैं भी गया था, तो जब हमने माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जी को बताया कि इस प्रकार से सब हो रहा है, तो उन्होंने एकदम हल्के में हमें लेने की कोशिश की। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में यह जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इलेक्शन कमीशन और इतना ही नहीं तो पुलिस प्रशासन, यह चारों मिलकर जनता के अधिकारों का यह हनन कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। 8 अक्टूबर 2013 को यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यह 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। यह जजमेंट देने के बावजूद भी 2014 को इलेक्शन होता है और 2014 का इलेक्शन ईवीएम मशीन से होता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यह तीनों भी मिलकर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे। यानी सुप्रीम कोर्ट यह सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में और इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी और यह कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मान रहे। ये उसका जजमेंट है। सुब्रमण्यम स्वामी और पी चिदम्बरम साहब का यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 को कि फ्री, फेयर एंड इलेक्शन नहीं हो सकते ईवीएम मशीन से। इसके बाद में साथियों 2017 को जजमेंट आया कि ईवीएम मशीन की गड़बड़ी पकड़ने के लिए वीवीपीटी पेपर ट्रेल लगाया जाए। ये 2017 का जजमेंट है।
तो यह 100% वीवीपैट पेपर ट्रेल लगाने का जो जजमेंट मिला हुआ है, इस जजमेंट के माध्यम से यह ईवीएम मशीन की चोरी 100% पकड़ी जा सकती थी। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने 49 MA और 56 यह रूल्स बनाया और इस रूल्स में कहा कि जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट होगा, यह सेकंड नंबर का कैंडिडेट यह रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। अगर 100% जगह पर अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की अगर कैंडिडेट होते हैं तो ऑब्वियसली सेकंड नंबर पर इंडिया गठबंधन के होंगे, एनडीए के होंगे। फिर भी इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक रिकाउंटिंग की मांग नहीं की। इसका मतलब यह सीधा सीधा उदाहरण है कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ में मिलकर जनता के अधिकारों का हनन कर रही है। इतना ही नहीं साथियों, यह जो 49 MA 56 और यह 8 अक्टूबर 2013 का ये जजमेंट है, यह जजमेंट लोकतंत्र बचाने का जजमेंट है। आज देश में लोगों को अगर कोई मूल्य होगा तो मतों को मूल्य है, और आज मतों के मूल्य को शून्य करने का काम यह प्रस्तावित पार्टियां कर रही है। हम इस लोकसभा चुनाव में मैं स्वयं लगभग 55,000 घरों तक गया हूं और उस घरों से मुझे एक ही प्रतिक्रिया मिली कि यह कांग्रेस बीजेपी की पार्टियां हमें नहीं चलती है, हम इससे उब गए। इसके बावजूद भी 400 पार का अगर नारा लगाया जाता होगा तो साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कहता है ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, ये ईवीएम मशीन से चुनकर आई हुई सरकार है। अभी हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा क्या है, तो यह जो मशीन से जो पर्चियां निकली हुई है, यह पर्चियां इलेक्शन कमीशन के साथ सहयोग से निकली हुई है। जो इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट को नहीं मानता है, जो इलेक्शन कमीशन इस देश के संवैधानिक अधिकारों का ये जो दिया हुआ है सारा सर ने मामला बताया, इसको नहीं मानता है हैंडबुक का, इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यह देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हम एक मतदाता होने के नाते, इतना ही नहीं तो हम जनप्रति होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपने सरों को कफन बांधकर लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा हो सकती है, क्योंकि देश में अगर लोकतंत्र अगर माना जाएगा तो वहां के मतदाताओं का अधिकार होना चाहिए। लोक जनप्रतिनिधि एक्ट क्या है, 1952 का अधिनियम है कि क्या कहता है कि अगर जनता कहती है कि हमें ईवीएम मशीन नहीं चाहिए, हमें कोई मशीन नहीं चाहिए, तो मतदाताओं के अधिकारों के माध्यम से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पहल करनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम सीधा साधा बोलना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन, प्रशासन, कांग्रेस और बीजेपी यह चारों मिलकर जनता के वोटों का यह हनन और अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम जनता की आवाज उठाने के लिए इसके ऊपर एक्शन लेंगे। है मैं टेकराज उर्फ विक्की शिवराम बेलपुड़े, बहुजन मुक्ति पार्टी उम्मीदवार, नागपुर लोकसभा। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर तारीख के दिन जब वोटिंग हुई, 7 बजे से जो वोटिंग का जो दौर चालू हुआ, उस वोटिंग के दौरान सबसे पहले तो मेरा नाम ही गायब, उसके बाद मेरी माँ का भी नाम गायब और मेरी भाभी का भी नाम गायब और किबिन सर के मम्मी का भी नाम गायब। हमारे जिला कलेक्टर जो निबंधक अधिकारी है, उन्होंने कहा था कि हमारे नागपुर शहर के 22 लाख कुछ हजार मतदाता है और हम 75% का वोटिंग करवाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पार्टी के हो या हमारे कार्यकर्ता हो या हमारे परिचित हो, जब बूथ पर वोटिंग करने जा रहे थे तो तकरीबन मैंने खुद ने 200 बूथ घुमाऊं सुबह से। 200 बूथ घूमने के बाद जो हमारे परिचित लोग थे, उनमें से ज्यादातर लोग एक तो घर वापस चले गए, उनका नाम ही नहीं मिला। उसके बाद मैंने डिप्टी कलेक्टर को फोन किया, मेरे साथीदार ने फोन किया, तो मेरे नाम की पर्ची वहां से उन्होंने मुझे दे दिया, तो मेरा वोटिंग हो गया, क्योंकि मैं लड़ा और मैं झगड़ा। उसके बाद मेरी माँ 4 घंटे तक परेशान रही, मेरी माँ का वोटिंग गायब। फिर लड़ाई हुई, फिर 4:30 बजे मेरी माँ का नाम पर्ची मिली और ऐसी 22.5 लाख लोगों में तकरीबन 7 लाख वोटिंग नहीं हुई। आपको बताओ जानकारी के लिए, और 7 लाख नई वोटिंग, बिल्कुल वोटिंग ही नहीं हुई। जो प्रशासन जो वहाँ मुस्तैद था, वो प्रशासन भी वोटरों को मदद नहीं कर रहा था।
और तकरीबन ज़्यादातर लोग उसमें ये अपने मुस्लिम एरिया के लोग और SC ST एरिया के लोग, इनकी वोटिंग ही नहीं हुई। और बाद में जो वोटिंग का आंकड़ा जब सामने आया, जब हमने सर्वे किया, सर्वे करने के आधार पर मेरे पीढ़ी से जो अब ड्यूटी ऑफिसर था, उनसे मेरी बहस भी हुई। और उसी तुरंत बाद हमने अपने जिला कलेक्टर को ये हमने कंप्लेंट किए। कंप्लेंट करने के बाद हमने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की दूसरे ही दिन, क्योंकि ये सारे लोकतंत्र की हत्या है और ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। तो ऐसे हमारे आपस में बात हुई। हमने कहा कि ये देश में अगर लोकतंत्र हमें जिंदा रखना है तो हमें एक साथ आना चाहिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो या किसी भी कौम का हो। बस हम भारत देश के नागरिक हैं और समानता के आधार पर हमें सबके लिए काम करना है। और 7 लाख वोट नहीं हुआ, ये मेरा दावा है। 7 लाख वोट से ज़्यादा या फिर उससे 7-8 लाख भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ वोटिंग परसेंट हुआ 43%। और बाद में हमने कंप्लेंट देने के बाद यहाँ के जिला कलेक्टर जी जो है निवडणूक अधिकारी, उन्होंने चौथे दिन के बाद स्टेटमेंट दिया पेपर में कि 56% मतदान हुआ। 56% मतदान नहीं हुआ, ऐसा हमारा पूरा वादा है। और वो अभी हम ये चाहते हैं कि धारा 126 के हिसाब से इन्होंने आदर्श संहिता का उल्लंघन किया है, उसमें प्रशासन के लोग, जिला कलेक्टर, सारे उसमें दोषी है और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इलेक्शन रद्द होना चाहिए और पुनः इलेक्शन होना चाहिए। क्यों बढ़ा के बताएं? अगर 44% हुआ तो क्यों 56 बता रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण? वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। और सारा का सारा सिस्टम मिला हुआ है। मैम कैसे है, देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं कि डेथ है, मेरे मम्मी डैडी की डेथ हो गई है, उनकी भी इलेक्शन में उनके वोट है, बराबर है। इनको पता है कि लोग मरे हुए हैं, डेथ सर्टिफिकेट है मेरे पास, उनका डेथ सर्टिफिकेट है। डेथ सर्टिफिकेट होने के बावजूद जो उनका नाम उनमें लिस्ट में है किसी का, ये क्यों है? क्योंकि इनके जो वोट है गिनना चाहिए, कौन काउंट कर रहा है? देखिए सिंपल है। हम अभी सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका दायर करेंगे। उसके बाद में जो हमारे जिला कलेक्टर है, हम उनको भी FIR करवाएंगे। और अगर जरूरत पड़े तो नागपुर शहर की जनता पूरी हमारे साथ है और पूरे नागपुर शहर में हम जहाँ पर EVM रखी है उसको भी तोड़फोड़ करने का काम करेंगे, लेकिन इलेक्शन भी रद्द करने का काम करेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो। सिर्फ हमारा इतना ही बोलना है कि आपका साथ चाहिए। और जो कुछ गड़बड़ी हो रही है, जो कुछ हुआ है, तो आप सबको मालूम है, सिर्फ लोग बोलना नहीं चाहते। नागपुर शहर की जनता को मालूम है क्या हुआ है। अब धीरे धीरे करके पूरी जनता का हमें प्रोत्साहन मिल रहा है और हमारे साथ उनके नाम बता दीजिए, नहीं आए उनके नाम आ जाएंगे। कैंडिडेट नहीं है। और मैं आप सभी से इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि सारे नागपुर की जनता को सब मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है और क्या होने वाला है। मैं आपको जानकारी के बता दूं, अगर ये नागपुर शहर का इलेक्शन रद्द नहीं होता है तो ये प्रशासन को हमारे तरफ से आंदोलन झेलना पड़ेगा, वो भी भारी तादाद में। इतना मैं बता दूं जानकारी।